चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड जो वर्ड है ये पहली बार आपने सुना होगा। तो यूक्लिड एक इंसान का नाम है। ये है यूक्लिड का फोटोग्राफ, बहुत पुराना फोटोग्राफ लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में। कलर फोटोग्राफ तो इनका अवेलेबल नहीं है। यूक्लिड को द फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। यूक्लिड के फोटोग्राफ के बगल में ये ऐसे लिखा रहता है 325 BC टू 265 BC। तो यदि पूरा ऐड किया जाए तो ये करीब करीब 2400 साल पहले की बात है, तब इन्होंने ज्योमेट्री बनाया। तो इतने पुराने विद्वान को हम आदर सहित प्रणाम करते हैं। चलते हैं आगे। ज्योमेट्री जो वर्ड है ये दो पार्ट्स है इसका। जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन्स टू मीजर, मतलब ये अर्थ का मेजरमेंट है। तो ये अर्थ का मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? इजिप्ट में एक बहुत विश्व प्रसिद्ध नदी है नील। अब नील नदी में बाढ़ आ जाती थी, उसके कारण ये बाढ़ की पानी लोगों की जमीन में घुस आता और जमीन की जो बाउंड्री थी वो सब मिटा देता। अब बाढ़ खत्म होने के बाद लोगों को अपना जमीन, अपनी खेत पहचानने में दिक्कत आती। तब उन लोगों को ज्योमेट्री की जरूरत आई और इस तरह से ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ और इसलिए इनका नाम जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। अब इस चैप्टर में शुरू के कुछ डेफिनेशंस गिवन बाय यूक्लिड, तो ये सभी एक बार देख लेते हैं हम। यूक्लिड ने उन दिनों, अपने शुरुआती दिनों में ज्योमेट्री में ये पॉइंट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरफेस, प्लेन सरफेस, इन सब का डेफिनेशन दिया, इसलिए उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है। तो पॉइंट का डेफिनेशन है, पॉइंट ऐसा चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, पॉइंट का नहीं तो लेंथ होता है, नहीं तो ब्रेथ होता है, नहीं तो हाइट होता है। इट हैज जस्ट ए पोजीशन, एक पोजीशन होता है। जैसे कि आप पेंसिल के बिल्कुल पॉइंटेड टिप से कहीं पे एक डॉट डाल दो, वही पॉइंट है। उसके बाद लाइन, तो ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। आप ऐसे भी कह सकते हो कि बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले तो एक लाइन बन जाएगा। तीसरा पॉइंट है द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, कि किसी लाइन का जो एंड होगा वो एक पॉइंट होगा। ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। जो स्ट्रेट लाइन है उसके सारे पॉइंट्स मिले हुए रहेंगे। अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ये सरफेस किसे कहेंगे? जिसमें लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा, और ओनली का मतलब उसमें हाइट नहीं होगा। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। तो सरफेस का एंड क्या होगा? लाइन्स होगा। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ, कि बहुत सारे स्ट्रेट लाइन्स मिल करके एक प्लेन सरफेस बनाएगा। तो ये कुछ डेफिनेशन था। अब कुछ ट्रूथ है, मतलब वो अपने आप ही सत्य है, हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम देते हैं पोस्टुलेट्स और दूसरा है एक्जियम्स। तो पोस्टुलेट्स किसे कहेंगे? ये ऐसी ट्रुथ जो कि सिर्फ ज्योमेट्री में काम आए। और एक्जियम्स क्या है? कि ये भी ट्रुथ है लेकिन ये सभी के लिए है, मींस मैथमेटिक्स के और भी चैप्टर्स यूज करता है और लाइफ के दूसरे काम में आता है। तो ये हो गया ट्रुथ के दो पार्ट्स, पोस्टुलेट्स एंड एक्जियम्स। अब एक्जियम्स हम समझे कि क्या क्या है। पहला एक्जियम है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ पे देख लिए 3 एप्पल है। इस एप्पल का नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए, इस एप्पल का नाम दे देते हैं बी और इस एप्पल का सी। तो पहले हम ये मान लें कि ए और बी इक्वल है, मतलब उन दोनों का वेट सेम है। तो वहां पे लिख दे ए इज इक्वल टू बी। दूसरा पॉइंट है कि ए इज इक्वल टू सी, ए सी के बराबर में भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो यहाँ पे वो जो थिंग्स है ये दो है, बी और सी थिंग्स हो गया, और ये दोनों ए के बराबर है। इसका मतलब बी ए के बराबर है और सी भी ए के बराबर है। तो हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि बी और सी इक्वल होगा। तो ये हो गया थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये एक्सियम है, इसकी प्रूफ की क्या जरूरत है? ये अपने आप ही हमने देख लिया, ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, तो बी और सी आपस में भी बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल।
अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं। अब इन दोनों में इक्वल ऐड कर दे, जैसे कि एक सर्कल इसमें भी ऐड कर दे और इसमें भी, तो इसमें ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, इसमें भी ऐड कर देंगे तो 6 बन जाएगा। तो वही हुआ कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब एक सर्कल इसमें भी ऐड कर दे और एक इसमें भी, तो हमने इक्वल चीज ही दोनों में ऐड किया, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो दोनों इक्वल होगा। पॉइंट नंबर 3 है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, कि कोई दो चीज बराबर है और उनमें से बराबर बराबर हम बाहर निकाले, माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जो बच जाएगा वो भी इक्वल होगा। जैसे कि इसमें 5 सर्कल है और इसमें भी 5 है, तो ये दोनों इक्वल है। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल, जैसे 2 सर्कल निकाल लो, इसमें से 2 निकाल लेंगे तो 3 बच जाएगा, इसमें भी 2 निकाल लेंगे तो 3 बच जाएगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 सर्कल इसमें बच जाएगा और 3 सर्कल इसमें बच जाएगा, तो वो दोनों बराबर ही होगा। पॉइंट नंबर 4 है थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मीनिंग है मिलना, बिल्कुल ही एग्जैक्ट हो जाना। तो यदि कोई दो चीज आपस में कोइंसाइड करता है मतलब तो वो दोनों इक्वल होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये सर्कल है, इसका नाम दे देते हैं ए, और ये दूसरा सर्कल है, इसका नाम देते हैं हम बी। अब देखें कि ये उस पे एग्जैक्ट जाके बैठ गया, तो इसका मतलब ये कोइंसाइड किया, इसलिए ये दोनों बराबर है। ये हो गया ए इक्वल टू बी। एग्जाम्पल 5 है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, का मतलब पूरा जो सामान है वो अपने किसी टुकड़े से बड़ा होगा। अब एक एग्जांपल देख ले, एक बड़ा सा तरबूज है, इसके एक टुकड़े काट दिए, तो ये टुकड़े को बोलेगा पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस वाटरमेलन, ये तरबूज का एक पार्ट है। तो ये पूरा तरबूज अपने पार्ट से बड़ा है, तो इसलिए इसको ट्रूथ बोलते हैं। इसलिए एक्सियम्स, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमारा कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक नंबर्स में देख ले कि 10 इक्वल टू 7 प्लस 3, मतलब 7 और 3 इस 10 का पार्ट है। तो ये जो पार्ट है 7, उससे ये 10 बड़ा है। उसी तरह से ये जो 3 एक पार्ट है 10 का, तो इस 3 से वो 10 बड़ा है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पॉइंट नंबर 6 है थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एक नंबर है 10, यदि हम इसका डबल कर दे तो इसका डबल हो जाएगा 20। 10 का डबल यदि हम फिर से करें तो 20 ही होगा। तो करेंगे थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, मतलब ये दोनों सेम थिंग का डबल है, किसका? 10 का, तो ये आपस में बराबर होगा। तो रिजल्ट आया 20 इज इक्वल टू 20। 7th पॉइंट है थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि किसी एक चीज के दो हाफ टुकड़े हैं वो आपस में बराबर होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 10 है उसका हाफ कर दो, तो 10 का हाफ कितना मिलेगा हमें? 5, और उस दूसरा हाफ कितना होगा? तो दूसरा हाफ भी 5 ही आएगा। तो ये जो 5 और 5 है ये इसी 10 का हाफ है, तो ये आपस में बराबर होंगे, मतलब 5 इज इक्वल टू 5। अब चलते हैं पोस्टुलेट्स पे। तो पोस्टुलेट्स भी ट्रुथ है, लेकिन इसका यूज स्पेशली ज्योमेट्री में करते हैं हम। पहला पोस्टुलेट है कि स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। से एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, तो इनके बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब एक दो और भी पॉइंट्स देखते हैं, जैसे ये पॉइंट आ गया, कुछ और देखते हैं, तो यहाँ पे कई पॉइंट्स आ गए, तो हम किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्रुथ है, सच्ची बात है कि हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये से जो पॉइंट्स की काम है वो ज्योमेट्री में आता है, इसलिए इसको पोस्टुलेट्स के अंदर रखा गया है। पोस्टुलेट्स क्या है? वो ट्रुथ है जो कि ज्योमेट्री में ही काम आता है। पॉइंट नंबर 2 है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब एक लाइन है और वो अब एक्सटेंड नहीं कर रहा है। जैसे ये एक लाइन है, इसका दोनों एंड पॉइंट हमने दिखा दिया, तो ये टर्मिनेटेड हो गया, मतलब इस पे एरो नहीं लगाए हैं। अब हमारी मर्जी ये है कि हम इसको एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दे, तो यहाँ पे पेंसिल लेके फिर से ड्रॉ कर दो किसी भी तरफ। तो यही कह रहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, जहां तक मर्जी है वहां तक इसको प्रोड्यूस करते रहो दोनों तरफ। तो यही है सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड कह रहा है कि ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कि किसी भी सेंटर से कितनी भी रेडियस लेकर के हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक हमने पॉइंट लिया, यदि हम इसको सेंटर मान ले और अपनी मर्जी से कोई रेडियस ले ले, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
तो एक सर्कल ड्रॉ हो गया हमारा, एक ये सेंटर है और यहाँ अपनी मर्जी से हमने कोई एक रेडियस ले रखा है। दूसरा देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ हुआ तो उसको हम सेंटर मान ले और एक रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये सर्कल बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा होगा। एक और देखते हैं, एक हमने सेंटर ले लिया और किसी भी रेडियस से अब थोड़ा सा बड़ा सा रेडियस लेते हैं, तो देखो ये बड़ा सा सर्कल बन गया। तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी हम सेंटर ले सकते हैं और कितना भी रेडियस लेकर के हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो बिल्कुल सही बात है। राइट एंगल्स कहते किसे हैं? 90 डिग्री की एंगल की। तो जहां जहां भी राइट एंगल से होगा वो सभी 90 डिग्री की एंगल होगा और वो सब आपस में बराबर होगा। पॉइंट नंबर 5 थोड़ा बड़ा सा स्टेटमेंट है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। इसको पहले हम देख ले कि दो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर रखा और उस पे एक लाइन आकर के मिलेगा। तो इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू straight lines making the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles। तो ये दो लाइन के ऊपर एक तीसरा लाइन आ गया है और देखते हैं कि ये कौन कौन से एंगल बनाता है एक ही साइड में, on the same side of it। तो एक एंगल हो गया 1 और ये दूसरा एंगल हम देखते हैं एंगल 2। तो ये दोनों एंगल हमने मार्क कर दिया और इन दोनों का सम कह रहा है कि लेस देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स का मतलब हो गया 180 डिग्री, एक राइट एंगल 90 डिग्री, तो टू राइट एंगल्स 180 डिग्री। देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन व्हिच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स। अब इस साइड का इन दोनों एंगल का सम 180 से कम है, तो यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा, मतलब इसी साइड मिलेगा। किस साइड? जिधर की एंगल का सम 180 डिग्री से कम हो। और इस साइड एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो इधर नहीं मिलेगा कि ये लाइन ऊपर जा रहा है, ये लाइन नीचे जा रहा है, तो कैसे मिलेगा? इनके बीच का जो डिस्टेंस हो तो ज्यादा होता जाएगा, तो इस साइड ये नहीं मिलेगा। अब शुरू करते हैं इसका पहला एक्सरसाइज 5.1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से हमें पता करना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, उसके रीजंस लिखने होंगे। तो पहला है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट होकर के सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। तो इसका देखिए, एक पॉइंट है और वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन उस पॉइंट होकर के पास हो रहा है। एक और भी लाइन देख दिया, तो इस पॉइंट से हमने देखा कि दो लाइन पास हो रहा है। एक और भी लाइन ड्रॉ कर दिया, तो कितने भी लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो ये कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो पॉइंट्स होकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, यहाँ इस पॉइंट का नाम ए ले लेते हैं, इसका बी। तो दो पॉइंट्स है और उन दोनों को सिर्फ हम एक ही स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। यदि हम ज्वाइन करेंगे, मान लो कि ऐसे कर्व करके कर दे, तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं रहेगा। तो इनफाइनाइट की तो बात छोड़ो, सिर्फ एक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड पॉइंट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन इंडेफिनेटली दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये RADII रेडियाई है, ये रेडियस का प्लूरल है। तो कह रहा है कि दो सर्कल्स यदि बराबर है तो उनका रेडियस भी इक्वल होगा। तो ये ट्रू है। एक ड्राइंग करके इसको देख लेते हैं। इस सर्कल 1 हो गया और ये सर्कल 2। यदि ये इक्वल है तो इक्वल जैसे इनको इस पे जाकर के बिठा देते हैं, ये सर्कल मिल गया। तो दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्साइड कर गया। ये तभी हो सकता है जबकि इनका रेडियस इक्वल हो। पॉइंट नंबर 5, इन फिगर 5.9 इफ AB इक्वल टू PQ। देखो ये AB एक लाइन है, ये PQ के बराबर है, एंड PQ इज इक्वल टू XY, और ये PQ XY के बराबर है। तो देन AB इज इक्वल टू XY, तो AB XY के बराबर होगा। तो ये ट्रू है। क्यों ऐसा कह रहा था कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, जैसे ये PQ AB के बराबर भी है और ये PQ XY के भी बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ये जो टर्म्स लिखा है उनकी आप डेफिनेशन लिखो और
इन डेफिनेशन के लिखने से पहले यदि आपको कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको पहले से डिफाइन करना होगा तो वो भी बताओ और उनका डेफिनेशन लिखो। तो पहला पार्ट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ये लिखेंगे कि टू स्ट्रेट लाइन व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल। कि दो स्ट्रेट लाइन है और वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, तो वो पैरेलल लाइंस है। एग्जाम्पल में देख ले, एक ड्रॉ करके ये दोनों पैरेलल लाइंस है, यदि इन दोनों को कितना भी किसी भी साइड प्रोड्यूस कर दे तो ये नहीं मिलेगा, इसलिए ये पैरेलल है। एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एट एवरी पॉइंट देन द लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसको डेफिनेशन देने से पहले वी नीड टू डिफाइन पॉइंट, लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट का डेफिनेशन, ए डायमेंशनलेस डॉट इज कॉल्ड ए पॉइंट, मतलब ये ऐसा पॉइंट ऐसा चीज है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। लाइन का डेफिनेशन है ए लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज ऑन अ प्लेन। सेकेंड पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइन। तो टू स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कि दो लाइंस यदि आपस में 90 डिग्री पे मिल रहा है तो उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे ये फिगर दिख रहा है, यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच की एंगल है 90 डिग्री। तो ये डेफिनेशन लिखने से पहले हमें क्या क्या डिफाइन करना होगा, लाइन एंड एंगल। तो लाइन का डेफिनेशन, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, और एंगल का द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। थर्ड टर्म है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे किसी लाइन पे दो पॉइंट्स लगा दो और उनके बीच की जो पार्ट आएगा उसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। जैसे ये ए बी है, दो पॉइंट्स, और ये लाइन है, उसी को बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये लाइन बड़ा भी हो सकता था, जैसे ये बहुत बड़ा है और उन बड़े लाइन पे दो पॉइंट लगा दो तो इन दो पॉइंट के बीच की जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन देने से पहले हमें पॉइंट और लाइन का डेफिनेशन आना चाहिए। पॉइंट कहते हैं डायमेंशनलेस डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट, और लाइन हो गया ब्रेथलेस लेंथ। अगला डेफिनेशन है रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो द लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका जो सेंटर का पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ए ले रखा है और वहां से सर्कल पे किसी भी पॉइंट को हम यदि जोड़ दें तो उस लाइन को बोलेंगे हम उसका रेडियस। तो रेडियस का डेफिनेशन देने से पहले हमें डिफाइन करना होगा पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड लाइन को। पॉइंट कहते हैं हम ए डायमेंशनलेस डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। ये बहुत बार डेफिनेशन आ चुका है हमारे इस डिस्कशन में, इस चैप्टर में। और सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट सर्किल का होगा। द पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, मतलब ये सर्कल के अंदर होता है और सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है वहां से जो सेंटर होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। सर्कल का डेफिनेशन हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। और फिक्स्ड पॉइंट को नाम सेंटर देंगे कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है कलेक्शन को बोलते हैं हम सर्कल। और ये फिफ्थ नंबर पे है स्क्वायर। A quadrilateral with all sides equal and all angles 90 degree is called a square। कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल है और सभी एंगल 90 डिग्री का है उसको बोलते हैं स्क्वायर। ये डायग्राम है स्क्वायर का, इसमें सारे साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स 90 डिग्री का है। तो ये डेफिनेशन लिखने से पहले हमें एंगल और क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन आना चाहिए। तो एंगल होता है द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट is called the angle between two lines। जैसे ये दो लाइन है, ये और ये, इनके बीच के एंगल क्या होगा, ये जो इंक्लिनेशन है उसको बोलते हैं एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल अ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन ऑर्डर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे 4 पॉइंट लगा दो, जैसे इसी कॉर्नर पे ए बी सी डी, और उनके इन ऑर्डर जोड़ो। जैसे ए से बी को जोड़ दिया, बी से सी को, सी से डी को, डी से ए को, आपस में ऑर्डर में जुड़े रहना चाहिए 4 पॉइंट्स। उस फिगर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अब 2 पोस्टुलेट्स दिया है। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। कि ए एंड बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट है सी, वो एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कि ऐसे 3 पॉइंट्स हो सकता है जो कि एक ही लाइन पे न रहे। इसके आगे क्वेश्चन है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। कि इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स है क्या इन दोनों पोस्टुलेट्स में। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कि ये दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है क्या।
कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि इनमें कोई तर्क है कि नहीं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन, और ये दोनों पोस्टुलेट्स है वो यूक्लिड का पोस्टुलेट में है कि नहीं। हमने शुरू में बताया था कि पोस्टुलेट क्या होता है, एक ट्रूथ होता है जिनकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, और ये स्पेशली ज्योमेट्री के लिए होता है। पोस्टुलेट्स एक्सिम होता है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के लिए भी होता है। द अनडिफाइंड टर्म्स आर पॉइंट एंड लाइन, इन दोनों को हमें डिफाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है और एक ए और बी ज्वाइन करने के बाद हमें एक लाइन भी मिलेगा। अब ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये लॉजिकल है। अब इन दो सिचुएशन को देखो कि कोई लाइन है और उसका पॉइंट्स एंड पॉइंट्स है ए बी, और उस बीच में सी कहीं पे है, तो ये हो गया ना कि पॉइंट सी इज लाइंग बिटवीन लाइन सेगमेंट ए एंड बी, के ए बी लाइन पे सी कहीं पे है कहीं ना कहीं। और सेकंड है कि ए बी से बाहर कहीं पॉइंट सी लगा दो, तो वो ए बी लाइन पे सी पॉइंट नहीं रहेगा। कब? जबकि सी को हम ए बी लाइन से बाहर ड्रॉ करेंगे। तो इसका कंक्लूजन ये हो गया, ऐसा पोस्टुलेट यूक्लिड्स में नहीं था। यूक्लिड्स का पांचों पोस्टुलेट्स हमने देख रखा है और दे फॉलो द एक्सियम्स, इसकी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इज इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इस एंड पॉइंट का नाम दे दिया A और ये B है, और एक बीच में एक डॉट लगा करके उसका नाम C दे देते हैं। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि AC इज इक्वल टू BC, AC और BC बराबर है। तो गिवन हो गया AC इज इक्वल टू BC, और AB पूरा लाइन है, वो AC और BC को ऐड करके AB बन जाएगा। तो यूक्लिड का जो एक्सियम है 4, वो कहता है कि दो चीजें यदि कोइंसाइड करता है तो बराबर है। तो यहाँ पे कोइंसाइड करने वाली कौन कौन सी चीजें, एक तो AB और दूसरा AC प्लस BC, तो हमने ये लाइन लिखा। अब AC इक्वल टू BC है, तो इस BC को हटा करके हम AC लिख दिए, तो ये AC लिख दिया, और BC को हम AC लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है और इक्वल टू AB। अब इन दोनों AC को ऐड करेंगे तो 2AC इक्वल टू AB। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को दूसरी तरफ कर देंगे तो हाफ आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कह रहा है कि C लाइन AB का मिड पॉइंट है, और ये प्रूव करो कि हर एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम C तो लिख दिए और एक और पॉइंट लिख देते हैं D C के बगल में, और इसे एज्यूम करते हैं कि C एंड D दो मिडिल पॉइंट है। तो यदि C मिडिल पॉइंट है तो क्या होगा, AC इक्वल टू BC, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे वो लाइन इक्वल पार्ट्स में हो जाएंगे। यदि C मिडिल पॉइंट है तो AC और BC इक्वल होगा। तो इससे क्या लिखेंगे हम कि AB कोइंसाइड्स विद AC प्लस BC, और AC प्लस BC इक्वल टू AB, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है। अब यदि वो C मिडिल पॉइंट है तो BC इक्वल टू भी AC ही होगा, इसलिए हमने इस BC की जगह पे AC लिख रखा है, और ये हो गया 2AC इक्वल टू AB। इसको इक्वेशन 1 मान ले। दूसरा कंडीशन कि इफ D इज द मिड पॉइंट, यदि मान लो D मिड पॉइंट है तो क्या होगा, AD इक्वल टू BD, कि मिडिल पॉइंट पे लाइन के दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि AB कोइंसाइड विद AD प्लस BD, AD प्लस BD हो जाएगा AB। तो AD को AD लिख दिया और BD को भी AD हमने रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि D मिडिल पॉइंट होगा यदि, तो BD और AD इक्वल होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो 2AD इक्वल टू AB। तो इक्वेशन 1 और 2 राइट साइड में, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, तो इनका लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी विल गेट AD इक्वल टू AC। ये तभी हो सकता है कि C और D दोनों एक ही पॉइंट हो। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने दो अलग अलग पॉइंट ले रखा है, तो इसलिए ये गलत है। ये दो जगह मिडिल पॉइंट नहीं हो सकता। क्या ठीक है कि मिडिल पॉइंट एक ही होगा, तो ये C और D एक ही जगह रहना चाहिए। तो अब हम प्रूव कर दिए कि इट मींस देयर इज ओनली वन मिडिल पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10 ये फिगर दे रखा है, इफ AC इज इक्वल टू BD, ये AC और BD इक्वल है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो हमें प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल है। तो ये दिया हुआ है, ये दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे हम AB और BC को, तो AC के बराबर हो जाएगा, और ये B से लेकर D तक क्या होगा, BC प्लस CD। तो ये तो फिगर से हमने लिख दिया, और ये भी दिया हुआ है कि AC BD के बराबर है। तो इस इक्वेशन में पहले वाले में AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस
CD। ये AC और BD इक्वल दिया हुआ था, तो AC किसके बराबर है? AB प्लस BC के। तो AC की जगह पे हम AB प्लस BC लिख दिए और BD की जगह पे हम BC प्लस CD लिख दिए। अब यूक्लिड्स एक्सियम ये कहता है कि दो इक्वल्स में से इक्वल को हम माइनस कर दे तो जो बाकी रह जाएगा वो भी इक्वल होगा। तो अब इन दोनों में से हम BC को माइनस कर दे दोनों तरफ से। तो AB प्लस BC पहले से लिखा था, अब माइनस BC कर दिए। अब इधर BC प्लस CD लिखा हुआ था, इसमें से माइनस कर दिए BC। अब देखो ये BC माइनस और ये प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इधर BC ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बाकी रह गया? AB इक्वल टू CD। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ? एक नोट दिया है कि नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फिफ्थ पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट से का क्वेश्चन नहीं है, एक्सियम का। मतलब एक्सियम और पोस्टुलेट दो अलग अलग चीज है, इस पे ध्यान रखो। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे। एक्सियम 5 स्टेट्स दैट होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। हमने आपको तरबूज का फिगर से बताया था कि होल अपने पार्ट से बड़ा होगा। इसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट a इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब x, y और z तीनों को ऐड करेंगे तब a बनेगा। इसका मतलब है कि a ग्रेटर है x से, a ग्रेटर है y से और a ग्रेटर है z से। क्योंकि x, y, z तीनों को ऐड करेंगे तब अकेला a बनेगा। यदि अलग अलग करके ये कंपेयर करें तो a तो x से भी बड़ा होगा, a y से भी बड़ा होगा और a z से भी बड़ा होगा। Hence we can say that the whole A, हमारे एग्जांपल में होल A है, is greater than its parts। ये x, y, z उसके पार्ट है, उससे अलग है। एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं हम। हमारा देश इंडिया है, इसमें 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। जितने भी स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है वो सब इंडिया का पार्ट है, और किसी एक स्टेट का एरिया पूरे इंडिया के एरिया से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड? अब फिफ्थ पोस्टुलेट का स्टेटमेंट बड़ा सा है तो इसको कह रहा है कि थोड़े से इजी लैंग्वेज में बताओ ताकि ये समझने में आसानी हो। तो ये फिगर था और ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या था कि यदि दो लाइन पे एक लाइन आया और जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड, यदि उसका सम 180 से कम हुआ तो इन दोनों लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यही बात इतने बड़े लाइन में लिखा हुआ है। तो इसको हम इजी लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि लेट द लाइन PQ फॉल्स ऑन लाइंस AB एंड CD सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स 1 and 2 इज लेस देन 180 डिग्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ PQ। कि ये PQ के लेफ्ट साइड का जो एंगल है वो 180 से कम है। Therefore, the lines AB and CD will intersect on the left side of PQ। कि जिस तरफ 180 से कम है वो लाइन आगे बढ़ाने के बाद उसी साइड में मिलेगा, ये दूसरी साइड में नहीं मिलेगा। इसका सेकंड क्वेश्चन, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन। कि फिफ्थ पोस्टुलेट में ऐसा कोई बात है जो कि पैरेलल लाइन के बारे में भी बताता है। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट में ड्रॉ करने वाली फिगर है और ये फिफ्थ पोस्टुलेट का स्टेटमेंट है। तो यदि 1 + 2, ये जो एंगल 1 + 2 180 डिग्री हो गया, देन द लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि ये दोनों एंगल का सम यदि 180 से कम है तो वो लाइंस आपस में जाके उसी साइड में मिलेगा। अब बात यह कि इन दोनों का सम यदि 180 डिग्री हो जाए तो कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो पैरेलल लाइंस हो जाएगा। Therefore, we can say that lines AB and CD are parallel to each other।